नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अजय पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का पार्ट नंबर 3। दोस्तों, पार्ट नंबर 2 में मैंने बताया था प्रोनाउन की डेफिनेशन बताई थी। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं ये बताया था। और जो मेरा प्रोनाउन का दूसरा वीडियो है उसमें मैंने जो है प्रोनाउन का जो फर्स्ट प्रकार होता है जिसको बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन, उसको मैंने वहाँ पे जो है सेकंड वीडियो में मैंने जो है पर्सनल प्रोनाउन पर डिस्कस किया था। जो मैं इंग्लिश ग्रामर का पार्ट नंबर 3 लेकर आ रहा हूँ, इसमें मैं जो है प्रोनाउन के जो 5 प्रकार और बचे थे, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रागेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जो हमारा छठा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। मैं इस वीडियो में आपको सभी बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज कैसे होता है और इनको हम कैसे पहचानेंगे। ये सभी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ वीडियो में। दोस्तों, आपको हम बताते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो ये है: ए प्रोनाउन विच पॉइंट्स आउट द ऑब्जेक्ट विच इट रेफरेंस टू इज कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की मैंने आपको डेफिनेशन इंग्लिश में बताई है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हिंदी में डेफिनेशन ये होती है कि जो सर्वनाम उस वस्तु की ओर संकेत करता है जिसके लिए प्रयुक्त होता है, तो वह सर्वनाम जो होता है संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो सर्वनाम उस वस्तु की ओर संकेत करता है जिसके लिए प्रयुक्त हुआ हो, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ गए होंगे। इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है और इसको पहचानना भी बिल्कुल आसान है। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन होती है: ए प्रोनाउन विच पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट विच इट रेफरेंस टू इज कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहने का मतलब ये है कि जो सर्वनाम उस वस्तु की ओर संकेत करता है जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल, हिंदी में देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे हैं, तब आपके समझ में आएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। दोस्तों, यहाँ जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में लिखा गया है दिस इज ए कार। एग्जाम्पल दिया गया है दिस इज ए कार, यह एक कार। तो यहाँ पे आप जो दिस देख रहे हैं क्या कर रहा है, दिस का यहाँ पर क्या काम है? दिस कह रहा है दिस इज ए कार, यह एक कार है। तो दिस यहाँ पे जो है कार की तरफ संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? दिस कार की तरफ संकेत कर रहा है। तो दिस जो है कार की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये हमारा जो है संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। दिस क्या हो गया? संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज ए ट्री, यह एक पेड़ है। क्या? दैट इज ए ट्री, यह एक पेड़ है या वह एक पेड़। तो ये क्या, जो दैट है क्या कर रहा है? यह जो है उस पेड़ की तरफ इशारा कर रहा है, कह रहा है वह एक पेड़ है। तो दैट क्या कर रहा है? दैट उस पेड़ की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये क्या है? ये जो है उसकी तरफ संकेत कर रहा है। तो ये दैट जो हमारा है, ये हमारा संकेतवाचक सर्वनाम है। तीसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख रखा है दीज आर बॉयज़, वे लड़के हैं। तो क्या कर रहा है? दीज जो है उन लड़कों की तरफ इशारा कर रहा है। दीज क्या कर रहा है? उन लड़कों की तरफ इशारा कर रहा है। तो दीज से हमें पता चलता है कि दीज कौन सा सर्वनाम है। तो दीज हमारा संकेतवाचक सर्वनाम है। आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझना बिल्कुल भी आसान है। जहाँ से भी हमें जो भी प्रोनाउन जो सर्वनाम उस वस्तु की ओर संकेत करता है जिसके लिए प्रयुक्त होता है, तो जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको भी 3 एग्जाम्पल में दिखाया कि जैसे कि दिस इज ए कार, यह एक कार है। तो दिस यहाँ पे क्या कर रहा है? दिस जो है कार की तरफ इशारा कर रहा है, बता रहा है कि यह एक कार है। तो दिस यहाँ पे जो कार की तरफ इशारा करने के लिए प्रयोग हुआ है और कार की तरफ इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो दिस हमारा क्या है? दिस हमारा जो है वो संकेतवाचक सर्वनाम है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है दैट इज ए ट्री, यह एक पेड़ है। तो दैट भी क्या कर रहा है? दैट पेड़ की तरफ संकेत कर रहा है। तो ये क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम है। तीसरा एग्जाम्पल भी हमारा है दीज आर बॉयज़, वे लड़के हैं। तो दीज क्या कर रहा है? दीज लड़कों की तरफ इशारा कर रहा है कि वे लड़के हैं। तो दीज क्या है? दीज हमारा संकेतवाचक सर्वनाम है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप जो है संकेतवाचक सर्वनाम समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला प्रोनाउन होता है जिसको बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। इस पर बात करने वाले हैं। अब आपको हम समझाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो ठीक है, हम आगे बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की।
दोस्तों कि जैसा कि मैंने अभी बताया था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब मैं बात करने वाला हूँ रिलेटिव प्रोनाउन पर। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है ए रिलेटिव प्रोनाउन इज वन दैट रेफरेस टू द नाउन मेंशन्ड बिफोर इट एंड आल्सो रिलेट टू सेंटेंस। जो सर्वनाम, इसका हिंदी मतलब होता है जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करता है, वो जो है रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भी बिल्कुल आसान है। इसकी इंग्लिश में प्रोनाउन ये है, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज वन दैट रेफरेस टू द नाउन मेंशन्ड बिफोर इट एंड आल्सो रिलेट टू सेंटेंस। इसका हिंदी मतलब होता है जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है, जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त जो भी नाउन प्रयुक्त होता है, जो भी संज्ञा प्रयुक्त होता है, उसे अपना संबंध प्रकट करता है, इसीलिए से जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो है आप रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ गए होंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अभी आप बहुत जल्दी ही समझाएंगे। एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज़ द मैन हु हेल्पेड मी। यहाँ पे दिस इज़ द मैन, यह एक आदमी है, यह एक अलग सेंटेंस है। दिस इज़ द मैन, यह एक आदमी है, ये अलग एक सेंटेंस है। और हेल्पेड मी, मेरी सहायता करता है, ये अलग सेंटेंस है। हु क्या कर रहा है, हु दोनों सेंटेंसों को जोड़ रहा है। जैसे कि दिस इज़ द मैन हु हेल्पेड मी, यह एक आदमी है जो मेरी सहायता करता है। तो हु क्या कर रहा है, हु दोनों सेंटेंसों को जोड़ रहा है। और हु से जो हु यहाँ पे प्रयुक्त हुआ, हु से पहले जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे संज्ञा मैन प्रयुक्त हुई, से अपना संबंध प्रकट कर रहा है कि यह एक आदमी है, यह एक आदमी है, मतलब आदमी से हु जो अपना संबंध प्रकट कर रहा है, जो मेरी सहायता करता है। तो हु क्या कर रहा है, हु जो है मैन से अपना जो है संबंध प्रकट कर रहा है, मतलब नाउन से संबंध प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ गए होंगे कि यह जो क्या कर रहा है, हु दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है और हु जो है वो अपना जो हु से पहले जो नाउन प्रयुक्त हुआ है उससे अपना जो है संबंध प्रकट कर रहा है। देखते हैं एक बार एग्जाम्पल फिर समझते हैं। दिस इज़ द मैन हु हेल्पेड मी, यह एक आदमी है जो मेरी सहायता करता है। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे दो सेंटेंसों को हु जोड़ रहा है और हु से पहले जो हमारा नाउन प्रयुक्त हुआ है मैन, उससे अपना जो है वो संबंध प्रकट कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल जो दिया गया है उसमें भी आप समझ सकते हैं। दैट इज़ द पेन विच आई बॉट, यह एक पेन है या यह एक कलम है जिसे मैं ख़रीदता हूँ, यह एक कलम है जिसे मैं ख़रीदता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यह एक कलम है, ये एक अलग सेंटेंस है, आप देख रहे हैं। ठीक, और आई बॉट मैं ख़रीदता हूँ, ये अलग सेंटेंस है, दोनों अलग अलग सेंटेंस है। विच क्या कर रहा है, विच दोनों को जोड़ देता है कि यह एक कलम है जिसे मैं ख़रीदता हूँ। तो क्या कर रहा है, विच जो है जोड़ रहा है, विच क्या कर रहा है, विच जोड़ रहा है। और विच के पहले जो नाउन प्रयुक्त हुआ है, मतलब जो नाउन है यहाँ पे पेन, यानी इससे विच जो है अपना संबंध प्रकट कर रहा है कि यह एक कलम है जिसे मैं खरीदता हूँ। तो विच क्या करता है, विच जो है नाउन से संबंध प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके डेफिनेशन के अनुसार कि दो सेंटेंसों को विच जो है दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है और विच से पहले जो भी हमारा नाउन प्रयुक्त हुआ है उससे अपना संबंध प्रकट कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो है हमें डेफिनेशन फॉलो करती है। रिलेटिव प्रोनाउन को समझना बिल्कुल भी आसान है कि जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है तथा उससे पहले जो भी नाउन प्रयुक्त होता है उससे अपना संबंध प्रकट करे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जो है शर्तें हमारी लागू हो रही हैं। तीसरा एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस इज़ द गर्ल हुज फादर इज़ ए डॉक्टर, यह एक लड़की है जिसके पिता एक डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज़ द गर्ल, यह एक लड़की है, ये एक अलग सेंटेंस आप देख रहे हैं। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे फादर इज़ ए डॉक्टर और पिता एक डॉक्टर है, ये अलग सेंटेंस है। अब हुज क्या कर रहा है, हुज दोनों को जोड़ रहा है, हुज क्या कर रहा है, हुज आपस में दोनों को जोड़ दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हुज जोड़ने का काम कर रहा है और हुज के पहले जो नाउन प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे गर्ल, उससे हुज जो अपना संबंध प्रकट कर रहा है, ये कह रहा है कि यह एक लड़की है जिसके पिता एक डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हुज जो है संबंध प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है रिलेटिव प्रोनाउन समझ गए होंगे। रिलेटिव प्रोनाउन को पहचानना बिल्कुल भी आसान है। रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ पर भी होगा वहाँ पर जो है बीच में होगा और दो सेंटेंस आपस में जुड़े होंगे और उससे पहले कोई ना कोई नाउन अवश्य लगा होगा। ये हमारा जो है एक नोट है, इसको आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ, मतलब जो हमारा अगला प्रोनाउन होता है उसकी तरफ हम बात करने वाले हैं।
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे इंट्रागेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रागेटिव प्रोनाउन क्या है? इंट्रागेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंट्रागेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउन की इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है। तो इंट्रागेटिव प्रोनाउन की इंग्लिश में जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है, ए प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि इंट्रागेटिव मतलब प्रश्नवाचक प्रोनाउन, इंट्रागेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब इससे ही प्रतीत होता है कि ये जो सर्वनाम होते हैं ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसकी जो इंग्लिश में डेफिनेशन होती है वो मैंने भी आपको बता दी है। ए प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रागेटिव प्रोनाउन। और इसकी जो हिंदी में डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इंट्रागेटिव प्रोनाउन की जो है डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे भी, हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, हुज इज दिस पेन। यह पेन किसका है? यह पेन किसका है? जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे पहला कि हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। हुज क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हुज कौन सा प्रोनाउन है? हुज हमारा जो है इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, सॉरी थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो मतलब इससे भी प्रतीत होता है कि ये जो हमारा है यहाँ पे जो है प्रश्न पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो, आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो वेयर क्या है, वेयर हमारा जो है इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। तो वेयर क्या कर रहा है, वेयर यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो हमें वेयर से पता चलता है कि वेयर हमारा जो है वो इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, हाउ आर यू, आप कैसे हो। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो क्या कर रहा है, हाउ आपसे क्वेश्चन कर रहा है। हाँ जो है एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो। जो तीसरा एग्जाम्पल था, हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो हाउ क्या कर रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाउ यहाँ पे क्या है, हाउ जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाउ हमारा जो है वो इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। चौथा एग्जाम्पल दिया गया है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। तो ये भी क्या कर रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका क्या नाम है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। तो व्हाट क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये व्हाट कौन सा प्रोनाउन है, व्हाट हमारा जो ये एक इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इंट्रागेटिव प्रोनाउन समझ गए होंगे। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंट्रागेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। और इंट्रागेटिव प्रोनाउन की जो इंग्लिश में डेफिनेशन होती है, ए प्रोनाउन यूज टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रागेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया गया था, हुज इज़ दिस पेन, यह पेन किसका है। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह पेन किसका है। तो हुज क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हुज हमारा जो है ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल था, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। यहाँ पर भी जो क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे देखने की क्वेश्चन चिन्ह लग रहा है। ठीक, तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वेयर क्या है, वेयर हमारा जो है इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ आर यू, आप कहाँ रहते, सॉरी हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो ये भी आपसे मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो ये भी क्या है हमारा, हाउ जो हमारा ये जो है हमारा इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। और जो चौथा एग्जांपल यहाँ पे दिया है वो दिया, व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। ये भी जो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट जो है आपका ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इंट्रागेटिव प्रोनाउन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउन। दोस्तों मैंने अभी तक आपको जो है इंट्रागेटिव प्रोनाउन बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन का हिंदी में मतलब होता है निजवाचक एवं दृढ़तावाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन का हिंदी में मतलब होता है निजवाचक एवं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। देखते हैं जो इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में दी गई है वो ये है कि रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन इज ए
वर्ड दैट रन्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट व्हेन एक्शन इज डन। मैंने रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन की परिभाषा इंग्लिश में आपको बताई और एक बार आप फिर से देख सकते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रन्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट व्हेन एक्शन इज डन। अब मैं जो आपको है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन की परिभाषा जो है आपको मैं हिंदी में बताऊँगा। तो रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन मतलब निजवाचक एवं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इसकी डिफिनेशन हिंदी में होती है कि जो सर्वनाम कार्य पूरा होने पर कर्ता पर बल देता है निजवाचक एवं दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहलाता है। जो सर्वनाम कार्य पूरा होने पर कर्ता पर बल देता है वह सर्वनाम निजवाचक एवं दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए ये डिफिनेशन हिंदी में बिल्कुल भी आसान है, आपको याद रखना भी आसान है कि वह सर्वनाम जो कार्य पूरा होने पर कर्ता पर बल देता है, मतलब कर्ता पर आकर थोड़ा टिकता है, थोड़ा समय लेता है, ठीक, उसे हम जो है निजवाचक एवं दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन मतलब निजवाचक एवं दृढ़ता सूचक सर्वनाम की परिभाषा हिंदी में भी समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, वह सर्वनाम जो कार्य पूरा होने पर कर्ता पर बल देता है निजवाचक एवं दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसके कुछ जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, etc आदि। इन सभी का मतलब होता है स्वयं ही, ठीक है। देखिए इसके कुछ नोट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है और भविष्य में इनका उपयोग भी काफ़ी होता है, क्योंकि प्रोनाउन जो है इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसके जो हम रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन के जो नोट हैं वो हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों जैसे कि देखते हैं पहला नोट यहाँ पे दिया गया है, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम में सेल्फ या सेल्वेज लगाने से बनते हैं और इसका अर्थ स्वयं ही होता है। जो रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन होते हैं ये क्या आते हैं, जो व्यक्तिवाचक मतलब पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्वेज, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्वेज लगाने से बनते हैं और इन सभी का अर्थ होता है स्वयं ही। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप पहला पॉइंट समझ गए होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों देखते हैं दूसरा पॉइंट का। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि एक वचन पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ तथा बहुवचन के साथ सेल्वेज का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है, जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो ये बता रहा है कि एक वचन पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन के साथ, एक वचन पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन के साथ हम जो है सेल्वेज का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक वचन पर्सनल प्रोनाउन के साथ हमको जो है सेल्फ का प्रयोग करना है तथा बहुवचन के साथ हमें सेल्वेज का प्रयोग करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट दिया गया है, यदि पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्वेज क्रिया के बाद प्रयोग हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तीसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है, इसको समझना और याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही आप पहचान करेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्फैथेटिक प्रोनाउन है। देखिए तीसरा पॉइंट बता रहा है कि यदि पर्सनल प्रोनाउन के साथ, जहाँ भी पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्वेज का प्रयोग क्रिया के बाद में हो तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह कहलाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्वेज क्रिया के बाद में हो, सेल्फ या सेल्वेज क्रिया के बाद में प्रयोग हो तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब हम बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट में हम क्या बात करने में, चौथा पॉइंट हमारा बता रहा है कि यदि पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्वेज कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग हो तो एम्फैथेटिक प्रोनाउन होता है। चौथा पॉइंट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद रखना भी बहुत आवश्यक है। यदि पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्वेज कर्ता के बाद में आता है,
क्या बता रहा है कि यदि पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्वेज कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग हो तो वहाँ पे एम्फैथेटिक प्रोनाउन होता है। और यदि पर्सनल प्रोनाउन के साथ तीसरा पॉइंट कह रहा था, यदि पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्वेज क्रिया के बाद में प्रयोग हो तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और यदि चौथा पॉइंट कह रहा है, यदि पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्वेज कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग हो तो यहाँ पे एम्फैथेटिक प्रोनाउन होता है। तो हम अभी आपको अगले प्रश्न में बताने वाले हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है और हमारा एम्फैथेटिक प्रोनाउन कौन सा है, ये भी हम जो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये आ गया हमारे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल। इनमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पहचानेंगे कौन सा एम्फैथेटिक प्रोनाउन है और कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे जो हेडिंग दिखाई दे रही है आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर एग्जाम्पल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखते एग्जाम्पल क्या है। पहले एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, ही रीड हिज लेटर हिमसेल्फ, वह उसका पत्र स्वयं ही पढ़ता है। इसका हिंदी में अनुवाद होता है कि वह उसका पत्र स्वयं ही पढ़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हिमसेल्फ का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए यहाँ पे जो है एग्जांपल दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ही रीड हिज लेटर हिमसेल्फ, वह उसका पत्र स्वयं ही पढ़ता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो हिमसेल्फ है। इसकी पहचान हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो हिमसेल्फ प्रयोग हुआ है वो हमारे रीड यानी क्रिया के बाद में प्रयोग हुआ है। किसके बाद में प्रयोग हुआ है? क्रिया के बाद में। और यदि यह कर्ता के तुरंत बाद में प्रयोग होता, हाँ, तो हम बात कर रहे थे यही जो हमारा पहला सेंटेंस था, पहला एग्जांपल, ही रीड हिज लेटर हिमसेल्फ, वह उसका पत्र स्वयं ही पढ़ता है। तो इसकी हम पहचान कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे हिमसेल्फ हमने बता दिया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन आपको एक ऐसे क्लियर होगा कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि जो इसके नोट हमने पढ़े हैं, जो इसके संकेत थे या इसकी जो शर्त है वो ये थी कि हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये होता है कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्वेज का प्रयोग होता है वो जो क्रिया के बाद में होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हिमसेल्फ का प्रयोग किसके बाद में हो रहा है? क्रिया के बाद में हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि हिमसेल्फ हमारा कौन सा है? हिमसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, सी डिड हर वर्क हर सेल्फ, वह उसका कार्य स्वयं ही करती है, वह उसका कार्य स्वयं ही करती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हर सेल्फ, यहाँ पे जो हर सेल्फ लगा हुआ है, हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे जो क्रिया क्या है? डिड करना, क्रिया क्या है? डिड करना, वह उसका वर्क स्वयं ही करती है। तो यहाँ पे कार्य जो कर रही है वर्क करना, तो कौन कर रही है? सी वह कर रही है। लेकिन वहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर सेल्फ, यहाँ पे जो हर सेल्फ आपका प्रयोग हो रहा है क्रिया के बाद में प्रयोग हो रहा है। किसके बाद में प्रयोग हो रहा है? क्रिया के बाद में प्रयोग हो रहा है। तो हर सेल्फ आपका कौन सा है? हर सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानना बिल्कुल भी आसान है, क्योंकि मैंने नोट अभी बता रखा है आपको कि जहाँ पर भी क्रिया के बाद में हिमसेल्फ पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्वेज का प्रयोग होता है वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और जहाँ पर कर्ता के तुरंत बाद सेल्फ या सेल्वेज का प्रयोग होता है वहाँ पर जो हमारा एम्फैथेटिक प्रोनाउन होता है। तो अब हम देखते हैं जो एम्फैथेटिक प्रोनाउन के एग्जांपल हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। एम्फैथेटिक प्रोनाउन के एग्जांपल यहाँ पे 2 लिखे गए हैं। ही हिमसेल्फ रीड हिज लेटर, ही हिमसेल्फ रीड हिज लेटर। तो यहाँ एग्जाम्पल जो दिया गया है एम्फैथेटिक प्रोनाउन का कि ही हिमसेल्फ रीड हिज लेटर, वह स्वयं ही उसका पत्र पढ़ता। तो यहाँ पे देख रहे हैं ही क्या है? ही आपका एक प्रोनाउन है और इसके पहले ही क्या है? प्रोनाउन। और देखते हैं इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद कर्ता के तुरंत बाद किसका? हिमसेल्फ का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? हिमसेल्फ का। तो आपको बताया गया है कि यदि पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्वेज कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग होता है तो वहाँ पर हमारा एम्फैथेटिक प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्ता के तुरंत बाद हिमसेल्फ का प्रयोग हो रहा है। तो हिमसेल्फ आपका कौन सा प्रोनाउन है? हिमसेल्फ आपका एम्फैथेटिक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? एम्फैथेटिक प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, सी हर सेल्फ डिड हर वर्क, वह स्वयं ही उसका कार्य करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सी क्या है? सी यहाँ पर जो है कर्ता के तुरंत बाद यहाँ पे हर सेल्फ का प्रयोग हो रहा है। कर्ता के तुरंत बाद हर सेल्फ का प्रयोग हो रहा है। और आपका जो नियम है वो यही कहता है कि यदि पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्वेज कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग होता है तो वहाँ पे जो है
हिमसेल्फ हो या हरसेल्फ हो, कोई भी हो, वो वहाँ पर जो है एम्पैथेटिक प्रोनाउन होगा। कौन सा है? एम्पैथेटिक प्रोनाउन होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउन को समझना बिल्कुल भी आसान है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहाँ पर भी होगा वो क्रिया के बाद में होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहाँ पर भी होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहाँ पर भी होगा वो क्रिया के बाद में होगा, और एम्पैथेटिक प्रोनाउन जहाँ पर भी होगा वो कर्ता से पहले होगा। एम्पैथेटिक प्रोनाउन जहाँ पर भी होगा वो कर्ता से पहले होगा। ये जो मैं आपको पहचान बता रहा हूँ रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउन की, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह से रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउन समझ गए होंगे। यदि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउन से है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले अपने इंडिफिनिट प्रोनाउन की तरफ। दोस्तों मैंने अभी तक आपको जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बताया, रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउन बताया था। अब मैं आपको जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों मैं बता रहा था कि इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब इसके नाम से ही प्रतीत होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो किसी निश्चित चीज़ को ना बता पाए उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक। मतलब जो किसी निश्चित चीज़ की वो संकेत ना कर पाए, जैसे कि कोई निश्चित चीज़ ना बता पाए, ना किसी निश्चित बता पाए कि मतलब कितना सही है कितना गलत, मतलब कोई निश्चित बात ना कह पाए, उसे हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इसकी जो इंग्लिश में डेफिनेशन दी गई है वो ये है, ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रिफ़र टू एनी पर्टिकुलर नाउन इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसकी प्रोनाउन मैंने ये प्रोनाउन आपको इंग्लिश में बताई है। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि जो सर्वनाम किसी संज्ञा विशेष की ओर संकेत नहीं करता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो भी सर्वनाम किसी विशेष की ओर संकेत नहीं करता, किसी किसी विशेष व्यक्ति की तरफ संकेत करे, ना किसी विशेष स्थान की तरफ संकेत करे, मतलब किसी तरफ जो है कोई विशेष जो है संकेत ना करे, उसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में डेफिनेशन समझ गए होंगे। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन मैंने बताई है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रिफ़र टू एनी पर्टिकुलर नाउन इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन हिंदी में फिर बता देता हूँ आपको कि जो सर्वनाम किसी विशेष की ओर संकेत नहीं करता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ अभी क्लियर करके, जैसे कि यहाँ पे होता है एनी, सम, अदर, वन, नॉन, ETC आदि होता है। तो दोस्तों की जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि एनी, सम, अदर, वन, नॉन, ETC। देखिए एनी मतलब कोई इशारा तो नहीं कर रहा है, सम कुछ, अदर को अन्य, वन एक, मतलब कोई विशेष नहीं बता रहा है। ठीक है, मतलब किसी विशेष की तरफ संकेत नहीं कर रहा है। मतलब इसी पता चलता है कि जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब ये होता है अनिश्चयवाचक, कुछ निश्चित नहीं बता रहा है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया गया है, नो बॉडी वेंट देयर, वहाँ कोई नहीं गया, किसी तरफ इशारा नहीं कर रहा है। नो बॉडी वेंट देयर, वहाँ कोई नहीं गया, तो नो बॉडी क्या है आपका, नो बॉडी जो है यहाँ पे ये आपका जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नो बॉडी क्या है यहाँ पे, ये जो है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, सम केम वेंट, सम केम एंड सम वेंट, कुछ आए और कुछ चले गए, कुछ आए और कुछ चले गए। तो मतलब किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, सम कुछ आए और कुछ चले गए, किसी तरफ मतलब निश्चित नहीं बता रहा है कि कितने आए थे और कितने गए थे। तो यहाँ पे सम क्या है, सम यहाँ पर जो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तीसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ऑल आर डिसऑनेस्ट, सभी बेईमान हैं, किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, ऑल आर डिसऑनेस्ट, सभी बीमार हैं, सभी बीमार हैं, मतलब किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, किसी की तरफ हिंट नहीं कर रहा है कि कौन बेईमान है, बता रहा है कि ऑल आर डिसऑनेस्ट, सभी बेईमान हैं। तो मतलब जो भी शब्द मतलब किसी विशेष की तरफ इशारा नहीं करता है वो हमारा जो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तीनों वाक्यों में मैंने आपको प्रयोग कर दिखाया है। तो दोस्तों मैंने जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन के भी तीनों एग्जांपल पर जो है मैंने प्रयोग कर आपको दिखाया। यहाँ पर आपका ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पे सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पे ऑल जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जो भी प्रोनाउन मतलब किसी विशेष की तरफ इशारा नहीं करता है वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है।
दोस्तों मैंने अभी तक आपको जो है 5 प्रकार के जो है आज प्रोनाउन बताए हैं पार्ट नंबर इंग्लिश ग्रामर के पार्ट नंबर 3 में। कौन कौन से मैंने बताए हैं आपको इंग्लिश ग्रामर के जो 5 प्रोनाउन हमने जो आज 5 बताए हैं वो बताए हैं। उसमें से रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, और एक जो हमारा छूट गया है उसे बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। मैंने जो है आपको आज 5 प्रकार के प्रोनाउन बताए हैं। और जो मेरा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट नंबर 2 है, जो मेरा दूसरा वीडियो इंग्लिश ग्रामर का है, उसमें मैंने जो है प्रोनाउन की डेफिनेशन बताई है, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन का यूज क्या होता है ये बताया है मैंने। और मैंने उसमें जो है जो जो प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप होता है जिसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, और जो मेरा दूसरा वीडियो में बात कर रहा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के में जो 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनकी बात की थी और उनका प्रयोग बताया था। और जो मेरा इंग्लिश ग्रामर का तीसरा वीडियो है, जो वीडियो आप आज देख रहे हो, इस वीडियो में मैंने जो है प्रोनाउन के 5 प्रकार जो बचे हुए थे शेष, जैसे कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और एम्पैथेटिक एंड रिफ्लेक्सिव, आज जो भी प्रोनाउन थे वो मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ कि अब प्रोनाउन से लेकर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा और प्रोनाउन समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जिसको भी ज़रूरत है उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहें।